हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। क्लास को सभी ज्वाइन कर लीजिए टाइमली। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका? गुड इवनिंग ऋतुराज जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? जोया जी गुड इवनिंग। ऑल क्लियर, ओके, यस मैम, ऑल इज क्लियर, ठीक है। कल मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड नहीं की थी क्योंकि उसमें जो हमने टाइप ऑफ वैलिडिटी था ना, उसकी मैंने पीपीटी नहीं बनाई थी। फिर आज बनाई है पीपीटी, तो आज पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आपकी। रिलायबिलिटी की, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइप ऑफ वैलिडिटी और उसका जो डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है, उसकी पीडीएफ आपको आज अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद ही, ठीक है। आई एम फाइन मैम, एंड यू? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बस अभी खांसी है थोड़ी बहुत, ये ठीक हो जाए फिर बिल्कुल ठीक है, फिर नहीं कोई टेंशन। विकी जी गुड इवनिंग जी, और मिस अफरीन गुड इवनिंग। पूजा जी गुड इवनिंग। अंजलि जी गुड इवनिंग। प्रियंका जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ललिता राणा जी गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन करें प्लीज क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, और आज हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कंप्लीट कर देंगे जहां तक मुझे लग रहा है। कल हम करेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम करेंगे रिसर्च का प्रोसेस, और फिर हम करेंगे स्केल्स भी अभी करने को है, और स्केल्स काफी आपके 10-12 स्केल्स हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल और आपका लिंकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, सिमेंटिक, और वो सारे स्केल्स करने हैं। मस्त है मैम, ओके। और एक गुड न्यूज है कि अब आज ही हमारी मीटिंग हुई थी फिलर फॉर्म के साथ, आपकी 6 डेज क्लास होनी है। ओके जी, एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए सभी के। तो थैंक यू सो मच मैम। कितने दिन लग जाएंगे इस यूनिट में? दिन तो वैसे काफी लगने चाहिए थे क्योंकि काफी टॉपिक है अभी कवर। ये रखो 10 दिन तो लेके चलो, 10 दिन तो देने ही पड़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। अभी 6 डेज क्लास होनी है आपकी। तो अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पीवाई क्यूज करवाऊं कि ना करवाऊं, क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। तो सिलेबस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्लीट करवाना पीवाई क्यू का, तभी बेनिफिट होता है करने का। ठीक है जी, ओके। करें फिर क्लास को स्टार्ट? सभी थम्स अप दे दो। टाइप ऑफ वैलिडिटी मैम आपकी 6 डेज क्लास होगी। हाँ, अब 6 डेज होगी क्लास। 2 दिन होगी मेरी यूट्यूब पर क्लास, और 4 डेज होगी मेरी आपकी ऐप पर क्लास। टाइमिंग सेम रहेगी, ठीक है। एंड जो यूट्यूब पे क्लास होगी, देखते हैं टॉपिक करें कि पीवाई क्यूज करें, क्योंकि पहले तो मैं आपको पीवाई क्यूज करवाती थी, और अभी 1 मंथ में हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है। नवंबर से आपका रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर से आपकी पीवाई क्यूज भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर के लिए आपको फुल प्रिपरेशन करवानी है। तो सबसे पहला काम रहने वाला है सिलेबस आपका कंप्लीट हो। तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं, ठीक है। या तो 6 डेज कंसेप्ट पे ही काम करेंगे, या फिर 2 दिन पीवाई क्यूज करेंगे। ओके, बुक ले ली है सबने? परचेज कर ली है बुक फिलर फॉर्म की? जीतू सर वाली यूट्यूब पर पीवाई क्यू करा देना मैम। सिलेबस का क्या करेंगे फिर? सिलेबस नहीं हो पाएगा 4 डे में, मुश्किल लग रहा है मुझे कवर कर पाना। 1 डे इन अ वीक फॉर पीवाई क्यू, ओके। मैम आपको यूनिट भी ज्यादा मिली पेपर 1 में, इसलिए आपको मिलना ही चाहिए 6 डेज। इनफैक्ट आपको तो 7 डेज में मिल जाए तो बेटर रहेगा। हाँ, सही बात है ऋतुराज जी, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ा सकती। मैंने खुद भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों को भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ा सकती। 1 महीना हो गया बट मेरी तो आई ही नहीं बुक। अच्छा, आपकी नहीं आई है? ठीक है, ठीक है विकी, विकी जी एक दिन कर लेंगे पीवाई क्यूज, ठीक है। एक दिन पीवाई क्यू कर लेंगे यूट्यूब पर, बाकी 5 डेज हम थ्योरी कर लेंगे, ठीक है। सबको मंजूर है? कोई ऐसा जिसको मंजूर ना हो? मैम पॉजिटिविस्ट हैज बीन डन। नहीं, पॉजिटिविज्म नहीं करवाया मैंने, पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं करवाया, बस उसकी मैंने आपको पीडीएफ दे दी थी। मैं सोच रही थी कि खुद पढ़ लेना, बाकी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। अभी टाइम नहीं उसको करने का, छोटा सा कंसेप्ट है, हो जाएगा। पीडीएफ दे दिए टाइप ऑफ रिसर्च में उसकी। ओके, एग्री, ठीक है। वी वांट जेआरएफ, ओके। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सभी लिख दो जो जो भी आप चाहते हो बनना अपनी लाइफ में। व्हेन डिड यू गिव? हाँ, नेक्स्ट वीक आएगी आपकी पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट की। अभी वाली तो सारी वीडियो अपलोड होगी मे बी। वी वांट जेआरएफ, वी वांट जेआरएफ, यस। क्या मैम? वंस अगेन रिपीट। पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट की पीडीएफ दे दी है टाइप ऑफ रिसर्च में, सेकंड पार्ट में। तो वो एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है।
और बाकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट है तो उसको तो नहीं पढ़ाऊंगी आज, तो वैलिडिटी के टाइप ही कवर कर पाएंगे हम, जहां तक मुझे लगता है। अगर जल्दी कवर कर लिया तो बता दूंगी पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म, साथ के साथ कल आपका हाइपोथेसिस करवाऊंगी। आफ्टर दैट स्केल, उसके बाद रिसर्च प्रोसेस, एथिक्स और वो सारी चीजें। आई वॉन्ट बिकम माई सेल्फ डॉक्टर अभिज्ञान मिश्रा। ओके जी, ठीक है, गुड। डिड यू गिव वीडियो ऑन ऐप? यूट्यूब पर आती है, शॉर्ट वीडियो आती है मेरी यूट्यूब पर, दीक्षा जी। यूट्यूब चैनल है जो फिलर फॉर्म का, उस पर आती है शॉर्ट वीडियो। ठीक है जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। टाइम हो गया है काफी। ये है आपका फिलर फॉर्म, और जैसे आपका टाइम टेबल का मेरे पास बैनर आता है बन के, तो वो अटैच कर देंगे यहाँ पे। वैसे 6 डे क्लास होने वाली है मंडे से, तो आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है, मुझे ये बताना है कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी क्या होती है जी, बोलिए। वैलिडिटी क्या होती है? यस मैम, मैंने देखा है। यस मैम, मैं देखती हूँ शॉर्ट वीडियो। ओके जी, ठीक है, देखती हूँ। आप विकी जी, आप गर्ल हो? मैं सोचती थी आप बॉय हो। एक्यूरेसी ठीक है। वैलिडिटी और क्या हो जाएगा? जो आप चीज मेजर, जो आप मेजर करना चाहते हो आप वही मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिप्रेशन के पेशेंट पे रिसर्च कर रही हूँ, डिप्रेशन के पेशेंट को मैं टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें सिर्फ डिप्रेशन के ही पेशेंट को लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एनएक्साइटी को भी मैं वो कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, स्ट्रेस को भी मेजर कर रही हूँ, तो वो वैलिडिटी में नहीं आएगा। कि जिस चीज के मुझे रिजल्ट चाहिए और जो चीज मैं मेजर करना चाहती हूँ मैं वही मेजर करूंगी। ठीक है, आई एम गर्ल जो मेजर करना था उसी को मेजर। हाँ जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका वैलिडिटी में। और वैलिडिटी एक और चीज बताई थी, 3 चीजें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी। कोई बता सकता है? वैलिडिटी में एक और चीज बताई थी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और जहां से क्वेश्चन बनते, ये 3 ऐसे है। एक्यूरेसी होगी और जो चीज मेजर करना चाहता है वही मेजर कर रहे हो। एक और चीज बताई थी वैलिडिटी में, क्या था वो, कोई बताएगा? वैलिडिटी रिलायबल होती है। यस, वेरी गुड अंजलि जी, रिलायबिलिटी। बट जो रिलायबिलिटी है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वैलिड हो। कॉज एंड इफेक्ट तो आपका इंटरनल वैलिडिटी है, और आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है जनरलाइजेशन, जब आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करने लायक बनते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 साल के बच्चे का वेट चेक करना है, ठीक है, तो अब जितने भी 10 साल के बच्चे हैं, मान लो मेरे पास पॉपुलेशन है 1000 की, जितने भी 10 साल के बच्चे हैं तो मैं उस पर अप्लाई करूंगी कि जो भी मैं मेजर करना चाहती हूँ, क्या मेरे पास सही रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। मीन्स की जनरलाइजेशन करना है, सारी पॉपुलेशन पे वो जनरलाइजेशन हो रहा है, सारी पॉपुलेशन पे वो अप्लाई हो रहा है मेथड। बट इंटरनल की बात करें तो हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं ओनली, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो हमने सैंपल लिया है सिर्फ हम उसी को ही देखते हैं, और एक्सटर्नल में हम पूरे होल पॉपुलेशन पे अप्लाई करके चेक करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी इज नॉट वैलिडिटी। हाँ, मीन्स हमेशा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिलायबिलिटी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी, हो सकती है, मे बी और मे नॉट बी। रिलायबिलिटी वैलिड हो सकती है, मीन्स मे बी और मे नॉट बी, बट ऑलवेज अगर लिख कर आएगा कि रिलायबिलिटी ऑलवेज वैलिड तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वैलिडिटी अगर लिख कर आएगा कि वैलिडिटी ऑलवेज रिलायबल तो वो सही हो सकता है। ठीक है जी, ओके मैम। कल जो आपने पढ़ाया था उसे आज मेरे एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया, वो अभी पेपर 2 जून 2023 में। अरे वाह, पेपर टू में कैसे आ गया आपको रिलायबिलिटी? अभिज्ञान मिश्रा जी, पेपर 2 में भी है रिलायबिलिटी? एजुकेशन है शायद आपका सब्जेक्ट, है ना? क्या क्वेश्चन था? नोट सर मैम, कैसे नोट सर मैम? एजुकेशन में, ओके। हाँ ठीक है, करें फिर स्टार्ट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तब तक अभिज्ञान मिश्रा जी आप बताओ क्या क्वेश्चन था आपका जो आपका सही हुआ। टाइप ऑफ वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने टाइप ऑफ रिलायबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट था आपका। टाइप ऑफ वैलिड सॉरी रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट था आपका, और कौन कौन सा था? और कौन कौन सा था आपका? इंटरेटर था, पेलर था, पेलर को अल्टरनेट और आपका वो इक्विवेलेंस भी बोला जाता है, और था आपका इंटरेटर, पेलर, अल्टरनेट, और भी था एक आधा। ठीक है, तो वो हमने कल करे थे। हाँ, स्प्लिट हाफ था, तो वो भी था आपका। इंटरनल कंसिस्टेंसी थी, वो भी था आपका। ठीक है, कॉमर्स में भी है, हाँ कॉमर्स में भी है रिसर्च, साइकोलॉजी में भी है रिसर्च। ओके,
ठीक है, हाँ कॉमर्स में तो है, बट कॉमर्स में ये नहीं है ना रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हो सकता है मे भी कहीं होगा, सोशियोलॉजी में भी रिसर्च। ठीक है, तब तो बढ़िया। हाँ, पैरेलल इंटररेटर, वेरी गुड। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि आपको मिक्स करके दे सकता है एग्जामिनर, टाइप ऑफ वैलिडिटी मिक्स करके दे देगा, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी मिक्स करके दे देगा, और वहां से पूछेगा कि बताओ कि आपके टाइप ऑफ रिलायबिलिटी कौन सा है या फिर टाइप ऑफ वैलिडिटी कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी को सैम्पलिंग को मिक्स कर देगा मिक्स कर देगा और फिर वहां से पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताओ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप पता होने चाहिए, आफ्टर दैट आपको इनके सबके मीनिंग पता होने चाहिए। तो आपको कंटेंट वैलिडिटी हो जाएगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी हो जाएगा, कंकरेंट वैलिडिटी हो जाएगा, प्रिडिक्टिव हो जाएगा, फेस हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इनको पढ़ेंगे जी हम सारे डिटेल में, ठीक है। हिंदी में भी आज लेकर आई हूं मैं। अब देखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी स्टार्ट करें। कॉमर्स में मार्केट रिसर्च है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, ठीक है मैम। साइकोलॉजी में सेम वही टॉपिक है जो आप पढ़ा रहे हो, तब तो बढ़िया है, रिवीजन हो रही है आप लोगों की तो अच्छी खासी। फिर बोलते हो मैम समझ नहीं आ रहा हमें, इतनी बार पढ़ चुके हो। ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस से स्टार्ट करते हैं, फेस वैलिडिटी यहाँ से। अब देखो अंकित वैधता, वैलिडिटी का इतना तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मेजर करना चाहते हो वही मेजर करना है। अगर आप डिप्रेशन पे स्टडी कर रहे हो तो डिप्रेशन पे ही स्टडी करोगे, एनजाइटी स्ट्रेस उन लेवल पे नहीं जाओगे, ओनली डिप्रेशन पे। आप जो भी मेजर करना चाहते हो आपने वही मेजर करना है। सेकंड क्या था, वैलिडिटी हमारी एक्यूरेसी को बताती है, ठीक है। और थर्ड क्या था आपका कि वैलिडिटी जो है आपकी वो रिलायबल भी होती है, रिलायबल भी होती है। और इसी का ऑपोजिट है, बट जो रिलायबिलिटी है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वैलिड हो, ठीक है। हमेशा ही वैलिड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वैलिडिटी में। अब देखो फेस वैलिडिटी, अब हम टाइप की बात करें तो फेस वैलिडिटी आपकी वो वैलिडिटी है, डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपीयर टू बी सुटेबल टू इट्स एम्स। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जो जैसा दिख रहा है, मीन्स कि जो दिखने में कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये फेस वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखने में लगना चाहिए कि हाँ जिस चीज को मैं टेस्ट करना चाहती हूँ क्या वो दिखने में भी वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ का टेस्ट ले रही हूँ तो वहां पर मैथ के ही क्वेश्चन होने चाहिए, तो देख के पता लग जाता है ना कि मैथ के क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लियर है। अगर मान लो मैं मैथ का टेस्ट ले रही हूँ तो मैं देख के मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये मैथ के ही क्वेश्चन है। मीन्स कि जो चीज मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ क्या वो दिखने में भी वैसा ही है। अगर वो दिखने में भी वैसा ही है तो वो फेस वैलिडिटी हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे, देखने में भी वैसा ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और सुनो, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे हो रही है पेट में दर्द, ठीक है, और मैं चलेगी हॉस्पिटल। अब जो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर मुझसे पूछने लग जाए कि अच्छा आपके सिर में क्या क्या है, आपको क्या क्या टेंशन है, आपको क्या क्या एंजाइटी है, तो वो जो दिखने में भाई मेरे पेट में दर्द हो रही है, तू पेट के सवाल पूछ मुझसे, ठीक है, कि हाँ आपके पेट में क्या खाया था, क्या पिया था, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे पेट का डायग्नोज करने वाले हैं। बट अगर वो मुझसे सिर की बातें पूछ रहे, मेरे हार्ट की बातें पूछ रहे, तो फिर मैं कैसे कंसिडर करूंगी, मीन्स देखने में। अब देखो एक रिसर्चर है, जब वो दूसरे रिसर्चर से, इससे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं रिसर्चर हूँ और मैं गई किसी मीन्स में आई आप लोगों के पास, सेम मेरा भी अंकिता सुमित्रा जी, ठीक है, सुमित्रा के पास में आई और मैंने सुमित्रा को बोला कि मुझे ना टीन एजर जो है उनके ना मुझे वेट को चेक करना, मीन्स उनके ना मुझे वेट पे स्टडी करनी है कि जो टीन एजर्स के वेट है वो कितने कितने रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। और सुमित्रा जी ने बोला ठीक है ओके। बट क्या हुआ कि मैं वेट भी देख रही हूँ, एज भी देख रही हूँ, इनकम भी देख रही हूँ और मैं साथ में कलर भी देख रही हूँ, तो ये देखने में क्या लगेगा कि ये चीजें तो वेट में आती नहीं है। वेट में एज और कलर और इन चीजों का क्या, इनकम का क्या मतलब बनता है। जब आप वेट पे स्टडी कर रहे हो तो आप वेट ही चेक करिए फिर, ठीक है। फेस वैलिडिटी का मतलब है कि देखने में भी वैसा ही होना चाहिए, जो आप टेस्ट करना चाहते हो वो देखने में भी वैसा ही लगे। अगर मैं मैथ का टेस्ट ले रही हूँ तो भाई मैथ के ही क्वेश्चन होने चाहिए, अगर मैं थ्योरेटिकल टेस्ट ले रही हूँ भाई थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर है। फेस वैलिडिटी इनफॉर्मल सब्जेक्टिव, ये क्या था इनफॉर्मल सब्जेक्टिव। फेस वैलिडिटी मेनली आपका अपीयर, यहाँ ये कीवर्ड है अपीयर, कि देखने में कैसा है। फेस मीन्स कि देखने में भी वैसा ही होना चाहिए, ओके, देखने में भी वैसा ही होना चाहिए जो मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ, वो देख के पता चल जाए कि हाँ
जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने तो इसको हाव भाव से ही इसके पहचान लिया था, मीन्स देखने में भी वो वैसा ही लगे जैसा मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ। ओके, क्लियर है सबको फेस वैलिडिटी। चलिए नेक्स्ट, अंकित वैधता क्या परीक्षण की सामग्री उसके उद्देश्यों के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है, कीवर्ड ये। अब देखो फेस वैलिडिटी क्लियर है सबको, यस या नो? मैम क्वेश्चन लिख दिया है, प्लीज स्क्रॉल करके देख लीजिए। अच्छा आपने क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे तो सेकंड पेपर डिफरेंट है, इसलिए फर्स्ट पेपर के सारे टॉपिक न्यू है, ठीक है। अच्छा वाह, इतना बड़ा क्वेश्चन। द टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ इक्विवेलेंट, पैरेलल फॉर्म एंड रैशनल इक्विवेलेंस मेथड आर यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। हाँ, ए होना था राइट आंसर, है ना? सॉरी, आपका सी होना था राइट आंसर, रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। हाँ गुड, ओके। हाँ मैंने बोला था कि इस तरह से पूछा जाता है। देखो अगर वैलिडिटी ऑफ टेस्ट होता तो फिर आपका फेस्ड, क्राइटेरियन, कंकरेंट, प्रिडिक्टिव और आपका कंस्ट्रक्ट ये पूछा जाना था, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने रिलायबिलिटी के टाइप पूछ लिए थे आपसे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाना था यहाँ पर। अभिज्ञान मिश्रा जी, सी किया होगा आपने, आई होप। यस मैम, सी, ठीक है, गुड। हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी। अब देखो फेस वैलिडिटी क्लियर है ना सबको? क्लियर है, ओके। अब देखो क्राइटेरियन वैलिडिटी, कोई रेज कर लेते थोड़ा सा। क्राइटेरियन वैलिडिटी आपकी वो वैलिडिटी होती है कि हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है क्या उसके अकॉर्डिंग मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं टेस्ट ले रही हूँ। जो मेरा क्राइटेरिया क्या उसी के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट ले रही हूँ। जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो कि मैंने बेंचमार्क सेट किए हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट ले रही हूँ। अब देखो क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है डू द रिजल्ट एक्यूरेटली मेजर द कंक्रीट आउटकम दे आर डिजाइन टू मेजर। क्या परिणाम उस ठोस परिणाम को सटीक रूप से मापते हैं जिसे मापने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। मीन्स क्या मैंने क्राइटेरिया सेट किया। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्राइटेरिया है 50% क्राइटेरिया आपका कि आपको 50% होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मीन्स आपके मास्टर्स में, ठीक है। 50 या 55% क्राइटेरिया है। 50 है आपका एससी के लिए और 55 है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये क्राइटेरिया है, ये बेंचमार्क है कि इतना तो आपका होना ही चाहिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बट ये अगर तो इतना है तो ठीक है, हम बोलेंगे कि वैलिड है। बट अगर आपका आपके 40% है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इनवैलिड हो जाएगा। ये जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है ये इनवैलिडिटी हो जाएगी। क्लियर है? क्राइटेरिया में आप क्या क्या करोगे कि आपका जो बेंचमार्क है, जो आपका स्टैंडर्ड है, वो सेट किए होने चाहिए पहले से। बेंचमार्क, स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट होने चाहिए, और जो सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लेना है, तो वो हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे सिर्फ नेट के स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, ये मेरा क्राइटेरिया है। बट मैं नेट के स्टूडेंट को ना पढ़ाकर मैं नीट के भी पढ़ा रही हूँ, मैं जेई के भी पढ़ा रही हूँ, और मैं बैंक के स्टूडेंट को भी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? तो जो आपका क्राइटेरिया है वो सेट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट है वो मेजर किया जाएगा। एक रिसर्चर क्राइटेरिया सेट करता है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ टीनेजर पर ही स्टडी करनी है, तो ये मेरा क्राइटेरिया है। मैं बड़े टीनेजर कौन से वाले, 6 to 10 एज के ही बच्चों पे मुझे स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है। तो मेरा ये क्राइटेरिया कि 6 से 10 साल की एज के बच्चों पर ही मैं स्टडी करूंगी। इसके अलावा मेरे पास चाहे 20 साल के बच्चे हैं, 30 के हैं, जितने मर्जी है, जैसे कम एज के जैसे ज्यादा एज के, मैं उन पर स्टडी नहीं करूंगी। मेरा क्राइटेरिया 6 से 10 साल के टीनेजर पर ही मैं रिसर्च करूंगी, तो ये मेरा क्राइटेरिया फिक्स्ड है। समझ आ गया? एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्लियर है सभी को? कौन सा एग्जाम आप दिए अभिज्ञान जी जो ये क्वेश्चन आई थी जून 2023 में? अच्छा बोलो, क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट। अंकिता नहीं, अंकिता नहीं, त्रिपाठी जी क्लियर है? काहे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करे हैं? क्लियर है सब कुछ? ओके क्लियर। फेस वैलिडिटी, अपीयरेंस, वेरी गुड मोहम्मद जी। हाँ इस तरह से आप लिखोगे क्राइटेरियन, और ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे। मुझे बहुत प्यारा लगता है मोहम्मद जी का, मे बी ये नोट्स भी बहुत प्यारे बनाते होंगे। ये गर्ल है कि बॉय है, आई डोंट नो, ठीक है। कौन हो आप, गर्ल हो कि बॉय है? अपीयरेंस फेस वैलिडिटी के साथ डायरेक्ट लिखोगे अपीयरेंस, इसी तरह से नोट्स बनते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया के साथ लिखोगे बेंचमार्क, स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट एंड गो थ्रू इट। वेरी गुड। ऐसे ही नोट्स बनते हैं ताकि आपका, मेरा मेरा जैसा इंसान हो, मैं तो एक नोटबुक में बना दूं पूरे 20 के 20 यूनिट।
नोट्स की, कॉमर्स के भी और इसके भी, क्या बोलते हैं, पेपर 1 के भी, एक ही नोटबुक में। अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मैं एक ही नोटबुक में बना दूंगी, बाकी आप पे डिपेंड रखता है। बॉय है, अच्छा बॉय है मैम, मुझे तो नेटवर्क इशू आ रहा है। परमदीप जी रिस्टार्ट करो, कुछ तो करो, रिचार्ज करो, टॉप अप करो, नहीं टॉप अप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नेट का एक्स्ट्रा 1 GB जो मिलता है एक्स्ट्रा, कुछ तो करो आप। भाईजान है मैम हम सभी के ओके जी, ठीक है भाईजान जी, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट। क्लियर है सबको, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, आई होप आपको क्लियर है। ओके नेक्स्ट चलो, बहुत ही स्लोली स्लोली बता रही हूँ आज तो मैं। अब चलते हैं क्राइटेरिया के बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्ट। अब देखो कंस्ट्रक्ट में क्या याद रखोगे आप, निर्माण करना, वैधता का निर्माण करना, कि जो आइडियाज मैंने सेट किए हैं क्या उसी अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ, उसी जो भी मैंने आइडिया सेट किया क्या मैं उसको एप्लीकेबल भी कर रही हूँ उसी अकॉर्डिंग। एक और चीज लिखोगे आप कंस्ट्रक्ट के साथ, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे आप, जो कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो एक तो ये थियोरटिकल एस्पेक्ट है, बताऊंगी अभी कैसे। ये नोट्स बनाने आपको, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने। सेकेंड थिंग, ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट आपका मेथड है, ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ। इसको क्या बोला गया था कंस्ट्रक्ट को, कि ये डायरेक्ट है, बट ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, बताऊंगी अभी कैसे, ठीक है। डज द टेस्ट मेजर द कंसेप्ट दैट इज इंटेंडेड टू मेजर। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी वो वैलिडिटी होती है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब मुझे कोई बता सकता है कि हम डायरेक्टली किसको मेजर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमने क्वालिटेटिव में पढ़ा था, डायरेक्ट डायरेक्टली हम किसको मेजर नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है और थियोरटिकल एस्पेक्ट है यहाँ पे। और जो हमने आइडिया बनाए होते हैं ना, आइडिया के अनुसार, फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया है कि जो नेट के स्टूडेंट है ना उनको मुझे 20 यूनिट्स उसमें आता ही है, ठीक है। 10 यूनिट आपकी पेपर 1 की है, 10 यूनिट आपकी पेपर 2 की है। बट मैंने क्या कंस्ट्रक्ट बनाया, मैंने क्या निर्माण बनाया कि 5 यूनिट ओनली पेपर 1, 5 यूनिट ओनली पेपर 2। तो ये जो मैंने निर्माण बनाया था ये गलत हो जाएगा जी, जबकि 10 यूनिट है। तो मेरा जो निर्माण है, जो मेरे आइडिया है अपने रिसर्च को लेकर, वो प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए, ठीक है। इमोशंस, वेरी गुड। बिहेवियर, डिप्रेशन जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो जाएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन बना है जो मैंने बोला है कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्या परीक्षण उस अवधारणा को मापता है जिसे मापने का उसका इरादा है, ठीक है। अब देखो कंटेंट वैलिडिटी, ये तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेट के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो मुझे नेट का ही कंटेंट देना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नेट के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ और कंटेंट दे रही हूँ मैं नीट का, कंटेंट दे रही हूँ मैं जेई का, कंटेंट दे रही हूँ मैं आपको बैंकिंग का, कंटेंट दे रही हूँ मैं आपको उसका एसएससी का, कंटेंट दे रही हूँ मैं आपको यूपीएससी का। तो ऐसा नहीं है। अब जो यहाँ पे रिसर्चर है वो उसी कंटेंट को यूज करेगा जिसपे वो रिसर्च कर रहा होगा फुली। देखो इट इज द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव, ये है यहाँ पे कीवर्ड। अगर अपीयरेंस की बात हो जाएगी तो हो जाएगा आपका फेस वैलिडिटी, और अगर इसकी बात हो जाएगी कि टेस्ट को जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते वो हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्ट। और अगर कंटेंट की बात हो जाएगी तो जो आपका कंटेंट है वो फुली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए व्हाट इज एम्ड टू मेजर, कि जो भी आप मेजर करना चाहते हो क्या वो उसको फुली रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं टीनेजर पर स्टडी कर रही हूँ, टीनेजर पर रिसर्च कर रही हूँ, तो क्या मैंने वही टीनेजर्स लिए जो 6 से 10 साल के बीच में है, कि मैं किसी और को उठा के स्टडी कर रही हूँ। क्या मेरा कंटेंट सही है रिसर्च करने का, क्या मेरा पर्पस, मेरा कंटेंट सही है, क्लियर है। तो वो हो जाएगा कंटेंट। अब फॉर एग्जांपल देखो अभी हम नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ और जो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ वैलिडिटी है। टाइप ऑफ वैलिडिटी ना करवा के मैं करवा दूं टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, क्या वो सही होगा? है तो पेपर 1 ही है, तो आपका नेट जेआरएफ की स्टडी, बट यहाँ पे मैं टाइप ऑफ वैलिडिटी ना देकर टाइप ऑफ टीचिंग मेथड करवा दूं, क्या सही है? क्या वैलिड हो जाएगा? यस या नो? ना जी ना। हाँ जी, तो ये हो जाएगा कंटेंट। कंटेंट तो मुझे लगता नहीं आप कभी भूलोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में जो आपको मिलता है ये कंटेंट ही होता है। जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये कंटेंट ही है। यूट्यूबर का देख लो, ब्लॉगिंग का देख लो, उसको क्या बोलते हैं, वो मेरा कंटेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है ये।
और जो आपके आइडिया को एक निर्माण करने के लिए एक शेप देता है, डिजाइन देता है आपके आइडिया को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। दो तीन चीजें याद रखोगे, एक तो आइडिया को डिजाइन करने के लिए होता है ये, ठीक है, शेप देगा मीन्स आइडिया को डिजाइन करने के लिए। सेकंड थिंग, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है यहाँ पर। और थर्ड थिंग याद रखोगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तीन चीजें याद रखोगे। कंटेंट में फुली रिप्रेजेंटेटिव, ये याद रखोगे। फेस वैलिडिटी में अपीयरेंस याद रखोगे। और क्या था आपका क्राइटेरियन में आप स्टैंडर्ड बेंचमार्क याद रखोगे। क्लियर है, क्राइटेरिया स्टैंडर्ड बेंचमार्क याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और चीज देखेंगे हम, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ये भी पूछा जाता है समटाइम। कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपके रिलेशनशिप को बताता है, को रिलेट विद अदर टेस्ट दैट असेस द सेम और सिमिलर, ये वाला कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है को रिलेट, ठीक है। को रिलेट करता है कि जो आपके और भी टेस्ट है, मान लो आप डिप्रेशन पे स्टडी कर रहे हो, आप अनएग्जाइटी पे स्टडी कर रहे हो, और आप स्ट्रेस पे स्टडी कर रहे हो, तो जो आपका कन्वर्जेंट है वो बताता है इन सभी के रिलेशनशिप को, कि इसमें अगर मान लो कोई बंदा डिप्रेशन में है, इट मीन्स कि वो अनएग्जाइटी में भी होगा, अनएग्जाइटी में होगा इट मीन्स कि वो स्ट्रेस में भी होगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जो इंसान डिप्रेशन में है तो ऐसे फालतू में तो नहीं होगा, डिप्रेशन में कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में हुआ होगा, अनएग्जाइटी हुई होगी, स्ट्रेस हुआ होगा, तभी वो बंदा डिप्रेशन में गया होगा, ठीक है। तो को रिलेट करना मीन्स कि रिलेशनशिप को स्थापित रिलेशनशिप बताता है, को रिलेट विद अदर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका मॉक टेस्ट सही जा रहा है, आपका क्विज सही जा रहा है, और क्या होता है आपके पीवाईक्यूज आप सही लगा रहे हो, इट मीन्स कि ये को रिलेट क्या करेगा कि हाँ आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ये आपस में को रिलेट नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, आप तो भाई फेल हो जाओगे तब। ना आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, ना क्विज में नंबर अच्छे आ रहे हैं, ना पीवाईक्यूज में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो क्या करोगे फिर। ओके, कन्वर्जेंट सबको आ गया, कन्वर्जेंट सबको आ गया। को रिलेट करना मीन्स रिलेशनशिप को बताता है। अब देखो, अभिसरण वैधता इंगित करती है कि क्या एक परीक्षण जो किसी विशेष निर्माण को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है वो अन्य परीक्षणों, ये देखो अन्य परीक्षण, यह डिप्रेशन का परीक्षण, यह एनाइजाइटी का परीक्षण, यह स्ट्रेस का परीक्षण के साथ सह संबंधित कीवर्ड जो समान आकलन करते हैं, ठीक है। सह संबंधित ये कीवर्ड है, हिंदी वाले भी देख लो। और इसी के ऑपोजिट हो जाएगा आपका, जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये है डिप्रेशन, ये है हैप्पीनेस, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, और क्या होता है, एक होती है खुशी, एक होता है दुख, और क्या होता है हैप्पीनेस हो जाएगा। चलो दो टेस्ट है, एक डिप्रेशन है, एक है हैप्पीनेस, तो इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अगर बंदा डिप्रेस्ड है तो वो खुश नहीं रह सकता, अगर बंदा खुश है तो वो डिप्रेस्ड नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिलेटेड मीन्स एक दूसरे से, और इसको और एक नाम दिया जाता है, इसको नॉन कन्वर्जेंट भी बोला जाता है, इसको नॉन कन्वर्जेंट। अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं दिया होगा, डिस्क्रिमिनेट निमोनी क्या बनाओगे कि डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि अलग अलग है दोनों, ठीक है, भेदभाव कर रहे हैं दोनों, डिप्रेशन अलग है, हैप्पीनेस अलग है। अब देखो, नॉन कन्वर्जेंट भी इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज याद रखो कि नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन और हैप्पीनेस में कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है, डिप्रेशन वही अलग है, हैप्पीनेस अलग है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे प्लीज। और कन्वर्जेंट का क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव भी पूछा जा सकता है, ये कीवर्ड है पॉजिटिव रिलेशनशिप, या फिर आपका क्या था कोरिलेट, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। जो पॉजिटिव कोरिलेटेड है, इसको क्या करोगे, पॉजिटिव कोरिलेटेड कर लोगे। ये साथ के साथ नोट्स बनाना है क्योंकि पीडीएफ में नहीं मिलेगा ये, क्लियर है। और इसको क्या कर लोगे, नेगेटिव कोरिलेटेड कर लोगे, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेटेड कर लोगे इसको। क्लियर है सभी को, हाँ जी। ऑपोजिट हो जाएगा कन्वर्जेंट का, ये एज इट इज पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तब मत बोलना मुझे। अब देखो, अगर हम नोट्स बनाएंगे कैसे बनाएंगे, फेस का कर देंगे वही अपीयरेंस, और कंस्ट्रक्ट का कर देंगे हम आइडिया का निर्माण करना वही, ठीक है, आइडिया का निर्माण करना, आइडिया को डिजाइन करना, शेप देना आइडिया को। और क्या करेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्ट में, इनडायरेक्ट मेथड कर लेंगे और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर लेंगे, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, साथ में लिख लोगे हैप्पीनेस
और डिप्रेशन इस तरह से लिख लोगे। कंस्ट्रक्ट कंटेंट में क्या था, वही कंटेंट वही दो जिस पे रिसर्च कर रहे हो, ऐसे नहीं कुछ भी कंटेंट उठा रहे हो। नेट जेआरएफ की स्टडी कर रहे हो तो नेट जेआरएफ का ही कंटेंट चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लग के पढ़ाने। ठीक है, नेट जेआरएफ कर लेना तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये समझने के लिए निमोनिक बन जाएगा। और क्या था हमारा क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया में बेंचमार्क कर लो, स्टैंडर्ड कर लो। ठीक है, ये क्राइटेरिया नेट जेआरएफ का क्या क्राइटेरिया 55%, मीन्स की असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपके 55% जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई किया तो इट मीन्स कि आप क्राइटेरिया इनवैलिडिटी होगी, क्योंकि वैलिड होना चाहिए ना। वैलिड आपको पता ही क्या होता है, वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और क्या किया हमने, कन्वर्जेंट किया, पॉजिटिव कोरिलेशन, और डिस्क्रिमिनेंट किया जिसको नॉन कन्वर्जेंट भी बोला जाता है, और साथ में इसको नेगेटिव कोरिलेशन भी बोला जाता है। इतना सा कर लेना, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनते हैं जी। नेगेटिव कोरिलेटेड, हाँ जी। अब देखो, अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अब बताएंगे हम कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है। बेस्ट एग्जांपल दूंगी इसका भी आप लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारा हो ही जाएगा ये, ठीक है। पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी करवाई दूंगी साथ के साथ, देखते हैं कितना होता है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है जी आपका, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होता है फॉर एग्जाम्पल कि मैं ना यहाँ पे प्रेजेंट में आप लोगों पे रिसर्च कर रही हूँ और मैं प्रेजेंट के हिसाब से हिसाब लगा रही हूँ फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरे पास स्टूडेंट है, वो नेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो पीवाई क्यूज भी लगा रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहा है, क्विज भी लगा रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, डेली क्लास भी अटेंड कर रहा है, कंसेप्ट भी क्लियरिटी है, ठीक है। तो मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगी कि हाँ आने वाले टाइम में फ्यूचर में दिसंबर 2023 में इस बच्चे का नेट जेआरएफ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं फ्यूचर को प्रेजेंट को देखकर मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि हाँ जिस चीज पे मान लो मैं रिसर्चर हूँ और मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट को देख के प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि हाँ फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका ये रिजल्ट हो सकता है। अब देखो, प्रिडिक्ट करना, ठीक है पूर्वानुमानित वैधता, नाम से कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, प्रिडिक्ट करना, ठीक है, जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। इज द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल और टेस्ट प्रिडिक्ट स्कोर ऑन सम क्राइटेरियन मेजर, फॉर एग्जाम्पल द वैलिडिटी ऑफ अ कॉग्निटिव टेस्ट फॉर जॉब परफॉर्मेंस इज द कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर परफॉर्मेंस रेटिंग। यहाँ पे है वह सीमा जिस तक किसी पैमाने या परीक्षण पर कोई स्कोर किसी मानदंड माप पर स्कोर की भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए नौकरी के प्रदर्शन के लिए संज्ञात्मक परीक्षण की वैधता, परीक्षण स्कोर और उदाहरण के लिए पर्यवेक्षक प्रदर्शन रेटिंग के बीच संबंध, ठीक है। प्रिडिक्ट करना एक तरह से फ्यूचर के लिए। तो मैंने पहले से आपको बेस्ट पहले से अनुमान लगाना मीन्स आपका अभी देखकर मैं अनुमान लगाऊं कि हाँ दिसंबर में आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाओगे। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया आपको, इससे तो बेस्ट एग्जांपल दिया जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ओके तो प्रिडिक्टिव के साथ प्रिडिक्ट शब्द तो आ ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी एक क्वेश्चन बना है और वन लीनियर में बनेगा तो एक कीवर्ड हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को, भविष्यवाणी करना, हाँ जी। अब देखो प्रिडिक्टिव और कनकरेंट कौन सा हो जाएगा, सेम टाइम। सेम टाइम पे मैंने मेजर कर लिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका आईक्यू टेस्ट, आईक्यू मैंने अभी जस्ट टेस्ट लिया आपका आईक्यू लेवल का और अभी मैंने रिजल्ट निकाल दिया साथ के साथ। जैसे कि कौन, मोहम्मद जी नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, तो मैंने टेस्ट अभी मैंने मीन्स अभी इनको देखा और मैंने बोला कि हाँ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा इनका, ठीक है। साथ के साथ ही मैंने रिजल्ट भी निकाल दिया, अभी टेस्ट लिया और अभी रिजल्ट निकाल दिया। कंकरेंट वैलिडिटी is validation strategy where the score of a test and the criteria are obtained at the same time. वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइम, कंकरेंट, सेम टाइम। एक सत्यापन रणनीति जहां परीक्षण के अंक और मानदंड एक ही समय पर प्राप्त किए जाते हैं, एक ही समय पर, ठीक है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दे दिया आपको, बेस्ट एग्जांपल दे दिया, ठीक है। कंकरेंट, हाँ सेम टाइम पे करोगे। इसका क्या निमोनिक बनाओगे, जो प्रिडिक्टिव है उसका तो फ्यूचर के लिए बना दोगे, मीन्स नोट्स भी अगर बनाओगे कंकरेंट का आगे लिखोगे सेम टाइम। जैसे फेस वैलिडिटी का अपीयरेंस लिखा था ना आपने, वैसे आप कंकरेंट का सेम टाइम लिख देना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना करंटली, आपका करंटली क्या चल रहा है, अभी करंटली आप क्या कर रहे हो, हम पूछते हैं ना ऐसे किसी को कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हो, फिर कोई बोलता है मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं तो वेला बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ठीक है। सेम टाइम टेस्ट एंड रिजल्ट, हाँ जी। अभी क्लियर है सभी को, टाइप ऑफ वैलिडिटी होता है जी आपका कंप्लीट। किसी का कोई भी डाउट तो पूछ लो, अभी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम डिफरेंस करेंगे इनके बीच, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बीच में।
जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट है किसी का तो पूछ लो अभी। करंट दिखाकर उसे रिजल्ट बताना। हाँ, करंटली, बस अभी जस्ट मैंने आपका आईक्यू लेवल चेक किया और अभी मैंने बोल दिया कि हाँ बेस्ट है, ठीक है, सही है। मैम हाउ मेनी टोटल टाइप ऑफ वैलिडिटी? वेट, 6 है, 6 या 7 है? एक, कंकरेंट 1, प्रिडिक्टिव 2, डिस्क्रिमिनेट 3, कन्वर्जेंट 4, फेज 5, 6, 7, 8। 8 है जो मैंने आपको करवाई, 8 है, और 8 की 8 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 टाइप होगी आपकी। वैसे कुछ लोग तो 5 ही करवाते हैं या 3 करवाते हैं, मेनली कंस्ट्रक्ट कराते हैं, कंटेंट कराते हैं, फेस वैलिडिटी करवाते हैं, और आपकी क्राइटेरियन करवाते हैं। बट मैंने कन्वर्जेंट भी लेकर आई हूँ, डिस्क्रिमिनेंट भी लेकर आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिडिक्टिव और कंकरेंट भी लेकर आई हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, कर लेना। फिर ऐसे मत सोचना कि मैम हमने तो 4 टाइप ही पढ़ा था, आपने तो 8 टाइप करवा दिया, आप तो ज्यादा करवाते हो हमें। तो ऐसा मत सोचना, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए करवा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा जी आप लोगों को ज्यादा पढ़ाने का और ज्यादा कंटेंट देने का। आप लोगों के फायदे के लिए करवा रही हूँ। ओके, चले फिर, सबको क्लियर हो गया? और नोट्स वैसे ही बनाना जैसे बताया, इंटरनल एक्सटर्नल हमने कर लिया था। अब देखो, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। रिलायबिलिटी पता है कंसिस्टेंसी को बताती है, कंसिस्टेंसी बार बार फेल हो रहे हो, ठीक है। तो रिलायबल तो है बट वैलिड नहीं है। नेट क्वालिफाइड हो रहा है बार बार, रिलायबल भी है और वैलिड भी है, ठीक है। और अगर आप फेल हो गए तो फिर आप वैलिड नहीं है, सीधी सी बात है। क्लियर है? अब देखो, वैलिडिटी इंप्लाइज द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज इट इंटेंडेड टू मेजर, कि क्या आप वही मेजर कर रहे हो जो आप मेजर करना चाहते हो। अगर आप डिप्रेशन पे स्टडी कर रहे हो, क्या आप डिप्रेशन पे ही स्टडी कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि एंजाइटी में चले हो या फिर हैप्पीनेस पे स्टडी कर रहे हो। बोला तो था आपने कि हम तो डिप्रेशन पे ओनली स्टडी करोगे, बट आप क्या कर रहे हो? आप तो एंजाइटी के रिजल्ट भी निकाल रहे हो, आप तो स्ट्रेस के रिजल्ट भी निकाल रहे हो। आपको वही मेजर करना है जो आप मेजर करना चाहते हो। क्लियर है? वैलिडिटी। Reliability refer to the degree to which scale produce consistent keyword result when repeated measurement are made. Repeated, देखो consistent बोलो repeated बोलो same है। A valid instrument is always reliable, ये था वो पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, कम से कम 10 to 20 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 to 20 टाइम। A valid instrument, a validity is always reliable, बट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी अ वैलिड। नीड नॉट बी मीन्स मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकती है वैलिड और नहीं भी हो सकती वैलिड। तो अगर हम बेस्ट बोले तो बेस्ट कौन सी हो जाती है आपकी? वैलिडिटी हो जाती है बेस्ट। रिलेटेड टू एक्यूरेसी, रिलेटेड टू प्रिसीजन, मोर वैल्यू, इसकी वैल्यू अब देखो मैंने क्या बोला, बेस्ट अगर हम बोलेंगे या फिर वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो इसकी मोर हो जाएगी। वैलिड की तो ऑब्वियसली जो वैलिड है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है ना, और जो रिलायबिलिटी है कंपैरेटिवली लेस। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। एक्यूरेसी एग्जाम में पूछा गया, मीन्स ये जितना मैं लेकर आई हूँ ना यहाँ पे लाइंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है, और असेसमेंट इसकी डिफिकल्ट हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी की असेसमेंट इजी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जब हमें किसी की वैलिडिटी चेक करनी हो ना तो उसको असेस करने में टाइम लगता है। रिलायबिलिटी का क्या है, क्या ही टाइम लगेगा असेस करने में। अगर हमें किसी की वैलिडिटी चेक करनी हो, इवन देन अपनी लाइफ में फोन की किसी भी चीज की वैलिडिटी चेक करनी हो तो असेस करने में थोड़ा टाइम लगता है असेसमेंट में। बेस्ट वैलिडिटी, हाँ कुछ भी निमोनिक बना लो, वैसे दोनों ही बेस्ट है, रिलायबिलिटी भी बेस्ट है, वैलिडिटी भी बेस्ट है, क्योंकि वैलिडिटी का अपना रोल है, रिलायबिलिटी का अपना रोल है। बट यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी वैलिडिटी की और रिलायबिलिटी की थोड़ी कम वैल्यू हो जाएगी। असेसमेंट की बात करें तो वैलिडिटी को नापना तोड़ना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी तो इजी है, फेल हो गए तो हो गए भाई, ठीक है, बार बार सेम रिजल्ट आ रहे तो आ रहे भाई। अब वैलिडिटी में तो बार बार मतलब, अंकिता कुशवा क्या हुआ? इंग्लिश में इसलिए शायद परेशान हो गया आप। वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज रिलायबल, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट में और मे नॉट बी वैलिड। हाँ जी ठीक है। अंकिता जी क्या हुआ, बोलिए, क्यों सोच में पड़ गए आप? बोलिए जी जल्दी से, हिंदी में बता देते हैं, ठीक है, हिंदी में बता देते हैं। मल्टी आइटम स्केल वैलिडिटी मोर वैल्यूएबल इन, ठीक है, हिंदी में बता देते हैं तब शायद आपको समझ आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन वेदता और विश्वसनीयता के बीच महत्व
महत्वपूर्ण बिंदु। वेदता और विश्वसनीयता के बीच मूलभूत तंत्रों की व्याख्या करते पैमाने जिस हद तक मापता है, जिसे नापने के लिए उसे डिजाइन किया गया, उसे वेदता के रूप में जाना जाता है। ये बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरी ओर विश्वसनीयता से तात्पर्य परिणामों के पुनरुत्थान मीन्स बार बार कंसिस्टेंसी की डिग्री से है, यदि बार बार माप किए जाते हैं, ठीक है। जब साधन की बात आती है तो एक वेद साधन हमेशा विश्वसनीय होता है, ठीक है। वेदता जो होता है वो हमेशा रिलायबल होता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, यानी एक विश्वसनीय उपकरण को एक वेद साधन होने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स की जो रिलायबिलिटी है वो मे और मे नॉट बी वैलिड, और जो आपकी वैलिडिटी है या वेदता है वो आपकी विश्वसनीयता भी हो सकती है, ऑलवेज विश्वसनीयता होती है। क्लियर है। मल्टी आइटम स्केल का मूल्यांकन करते समय विश्वसनीयता की तुलना में वेदता को अधिक मूल्यवान, अब देखो अधिक मूल्यवान मीन्स की ज्यादा वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो किसकी हो जाएगी, आपकी वेदता की ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, विश्वसनीयता की कम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है जी। ये सारे कीवर्ड है, हिंदी वाले भी प्लीज ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूंगी सेट ना। अब देखो, मापक यंत्र की विश्वसनीयता का आकलन आसानी से किया जा सकता है, हालांकि वेदता का आकलन करना मुश्किल है। मैंने बोला था कि जो असेसमेंट है ना, जब हम असेसमेंट करेंगे तो जो आपकी विश्वसनीयता है वो इजी है करने के लिए, और जो आपकी वेदता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। वैलिडिटी किसी की चेक करनी हो ना, तो आपको पता ही है, किसी इंसान की भी वैलिडिटी चेक करनी ना तो टफ हो जाता है थोड़ा। वैधता सटीकता पर ध्यान केंद्रित, किसी टेस्ट की भी अगर वैलिडिटी करनी है तो टफ हो जाता है थोड़ा, ठीक है। वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको पता ही, वैलिडिटी हमारी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी हम वैलिड बोलेंगे। अगर थोड़ी भी कमी घटी आ गई ना कहीं पे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जब हमने किसी की 100% श्योरिटी को चेक करना हो तो वही टाइम लगता है असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। एक एक चीज बारीकी से चेक करना पड़ेगा। इसके विपरीत विश्वसनीयता सटीकता पर ध्यान केंद्रित करती है, सटीकता पर, जो मापती है कि किस पैमाने पर लगातार परिणाम उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर है मैम। आपके जब से क्लास कर रही हूँ ओनली 3 बार आपने मेरे क्वेश्चन का एंड क्या दिया, जवाब दिया है बस। अच्छा 3 बार दिया है सिर्फ। हाँ जी बोलो, चौथी बार और दे देते हैं, इग्नोर करते हैं एवरी टाइम मेरे एसएमएस को। इशिता जी नहीं, चौधरी जी, इतने सारे एसएमएस आते हैं, अभी मैं किसी के मैसेज चेक नहीं कर रही। बोलो क्या है, आप नहीं समझ आया। ओके चौधरी जी, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है आपका, निर्माण करना हिंदी में, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट में क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपके आइडियाज है ना, और जो आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ टीनेजर्स पर, तो टीनेजर्स के लिए जो मेरा आइडिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टीनेजर्स, ठीक है। अब मालूम मैं नेट जेआरएफ के स्टूडेंट पे रिसर्च कर रही हूँ, तो जो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी ना इनके लिए, जो भी मैं आइडियाज बनाऊंगी, जो भी क्वेश्चनरीज बनाऊंगी, जो भी शेड्यूल बनूंगी, वो इनके अनुसार होनी चाहिए, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चनरीज बनाई या मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो इतने इजी क्वेश्चन है, लाइक सेट की तैयारियां कर रहे होते हैं उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस बनाए, तो वो वैलिड ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट करना कि मीन्स जो मेरा आइडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा आइडिया है उसका निर्माण मुझे बेस्ट तरीके से करना है, ठीक है। जो मेरा आइडिया है, अब देखो अगर मैं बताऊं, जैसे हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, सुनना प्लीज मेरी बात को ध्यान से। जब हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं, रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइनिंग रूम वगैरह चलो वो तो फिर हाई लेवल क्लास के लोग हो गए ना, हमारे लिए क्या है, एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम, भाई ये चीजें तो होनी चाहिए। अब मान लो मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैंने घर बनाना है, रूम बना दिया, किचन बना दिया, बाथरूम बनाया नहीं, तो कहाँ जाओगे फिर आप। जो मेरा आइडिया था अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, मेरा आइडिया जो था मैंने बनाना था घर। अब जब मैंने घर बनाना था तो घर बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे ना। घर बनाने के लिए रूम, किचन, बाथरूम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। तो आपको अपनी नॉलेज को इस तरह से निर्माण करना है, मीन्स की जो आपके थियोरटिकल एस्पेक्ट है, जो आप नेट जेआरएफ के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं कि वो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल हो, उन पे मैं अप्लाई कर सकूं। ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ और क्वेश्चन मैं बना रही हूँ सेट के एग्जाम के बच्चों के लिए। क्लियर है।
और ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहता है, इसमें ये होता है कि आप डायरेक्टली मेजर नहीं करते, इनडायरेक्टली मेजर करते हो। मीन्स अगर आपको किसी की हैप्पीनेस को चेक करना है, किसी की आपको इमोशंस को चेक करना है, तो आप इनडायरेक्टली मेजर करोगे। मीन्स उसके बिहेवियर को देखकर आप जज करोगे कि बंदा अगर खुश है तो पता है वो हंसता रहेगा, दुखी तो पता है ऐसे उसका चेहरा लटका रहेगा। जैसे कि हमारी इमोजीज होती है, जैसे कि अभी आपने वो इमोजीज बनाई थी सोचने वाली, ठीक है, और वो लटका सा फेस होता है, हैप्पी वाला होगा तो हंसने वाला फेस होता है, ठीक है। इसमें ये चीज है कि जो आपका आइडिया है उसका ढंग से निर्माण करो, पहली बात, ठीक है। जो आपके आइडिया है उसका अच्छे से निर्माण करो। सेकंड थिंग मीन्स जो आपके आइडिया उसको अच्छे से डिजाइन करो, वे जो रिसर्च करो उसी हिसाब से आपका आइडिया भी निर्माण होना चाहिए, वैसा वैसा। सेकंड थिंग इनडायरेक्टली मेजर किया जाएगा यहाँ पे। और थर्ड थिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये। क्लियर है अभी? किसका क्वेश्चन था ये? कौन था? चौधरी जी। चौधरी जी बताओ, क्लियर है? गाइस 1 आवर की क्लास में टीचर अगर सबका रिप्लाई करने लगेंगे तो पढ़ाएंगे सब, सारा टाइम इसी पे निकल। हाँ जी, ये तभी पता चलेगा जी जब आप टीचर बनोगे ना। स्टार्टिंग में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि 100 स्टूडेंट क्लास में होते हैं ना, तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अब जिसका मेरे पास आ जाता है ना मैसेज डायरेक्टली, वो बोल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ यार किसी में। अब जिसका सामने आ गया उसका आंसर कर देती हूँ। यस मैम, ठीक है चौधरी जी, ओके। रिलायबिलिटी हमारा कल हो गया था, ठीक है, ये हमारा हो गया कल। और बाकी पीडीएफ आज मिल जाएगी आप लोगों को। पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ये कोरोना बैच, ये जो कोरोना बैच अल्फा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, और ये पूछा था कि जो कोरोना बैच अल्फा है वो इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी है। कोरोना बैच आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये याद रखना। कोरोना बैच या ये कुदेर रिचार्ड ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पीडीएफ में इंक्लूड किया है, ठीक है। कोरोना बैच अल्फा ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को बताता है। और किस में ये भी पूछा जाता है, रिलायबिलिटी में, ठीक है। ये पूछा गया था कि जो कोरोना बैच अल्फा है वो रिलायबिलिटी में आएगा कि वैलिडिटी में आएगा, ये हमेशा आपका रिलायबिलिटी में आएगा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी को बताएगा ये। जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का टाइप है, इंटररेटेड रिलायबिलिटी का टाइप है, पैरेलल फॉर्म और आपका इक्विवेलेंस और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी का टाइप है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का टाइप है, ठीक है। ये सारे आपके टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी, ठीक है। क्लियर है? ये कल पढ़ा था हमने, ओके सबको। अच्छा राखी मिश्रा जी, थैंक यू जी। नेम लिखने से देख लेंगे मैम अभी। हाँ जी, ओके। अब देखो, अभी है किसी का कोई ना हाँ जी बताओ। समझाने के रिकॉर्ड देख सब, ठीक है। अभी बताओ, क्लियर है सभी को? पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट कर ले फिर 10 मिनट में। क्लियर है अभी सभी को? यस या नो? टॉपिक क्लियर है? स्प्लिट हाफ रह गया, नहीं रहा मोहम्मद जी, कल क्या था स्प्लिट हाफ वाला? हाँ यहाँ पे रह गया। वेरी गुड वेरी गुड। स्प्लिट हाफ भी आपका, समझ गई मैं क्या बोलने का मतलब है। आपका स्प्लिट हाफ भी आपका टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है, ठीक है। और अगर टाइप ऑफ वैलिडिटी की बात करेगा ये, तो वही आपका कंकरेंट, प्रिडिक्टिव, फेस, कंस्ट्रक्ट, और आपका कंटेंट, और आपका क्राइटेरिया, ठीक है ये और कन्वर्जेंट, और आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये सारे आपके टाइप ऑफ वैलिडिटी में आ जाएंगे। और अभी ज्ञान मिश्रा ने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मैम, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन देखा आपने, इस तरह से क्वेश्चन या तो इसके टाइप में ये अदल बदल कर देंगे या फिर इसके मीनिंग पूछ लेंगे। और एज इट इज ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ये एज इट इज जो ये वाली लाइन लिखी है ना मैंने यहाँ पर, ये सारा ये एज इट इज मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और जो वैलिडिटी में भी मैंने लिखा वो एज इट इज मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो प्लीज कर लेना, ठीक है, इनको पढ़ लेना। अभी चलते हैं पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे भी मैंने दिया है, ठीक है। रिलायबिलिटी आपको, स्टेबिलिटी, टेस्ट रिटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, इंटरनल इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, इंटररेटेड कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ, ये भी कर लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा ये। अब चलते हैं हम पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट में। 10 मिनट, 10 भी नहीं थे शायद हमारे पास। 7:49, हाँ 10 मिनट है अभी हमारे पास। पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहाँ था आपका? टाइप ऑफ रिसर्च में है ना वो, टाइप ऑफ स्केल, यहाँ पे मैं भी, हाँ ये है आपका, ठीक है जी। करें फिर स्टार्ट?
न्यू कंसेप्ट आपका पॉजिटिविस्ट एंड पॉजिटिविज्म एंड आपका नॉन पॉजिटिविज्म, एग्री हो? हाँ जी बोलिए, एग्री होगी या अपना टॉपिक करना है? कोई अपना टॉपिक है आपका कोई? यस, ओके, थम्स अप दे दो सभी। ठीक है जी, ओके, गुड। थोड़ी सी सांस ले लो, तुम तो लेते रहते हो सांस, तुम्हारा क्या है ना मैम? हम तो सांस भी लेते हैं, हम तो, आपको तो कंटिन्यू बैठे रहना पड़ता है, हम तो जो मर्जी करें, फोन हाथ में पकड़ के खाए पिए जो मर्जी करे, क्यों? हाँ, क्लास के बाद मिल जाएगी दीपमाला जी पीडीएफ। सैम्पलिंग की पीडीएफ सबको मिल गई है ना? हिस्ट्री को, हाँ हिस्ट्री वाले परमदीप जी थे ना, कल नहीं डाली थी मैंने, हिस्ट्री में अपलोड नहीं की थी कल, मैंने जब चेक किया, अभी 5 कोर्स है मेरे पास हिस्ट्री के, तो एक कोर्स था जिसमें मैंने अपलोड नहीं की थी, कल मैंने अपलोड कर ली थी। 30 कोर्स है पूरे, 1-1.5 घंटा लग जाता है पीडीएफ अपलोड करने में। वैसे एक गुड न्यूज और भी है, मे बी, श्योर नहीं है अभी, मे बी नेक्स्ट बैच से मैं आप लोगों को कॉमर्स भी पढ़ाऊंगी, बट श्योर नहीं है, मे बी, ठीक है? रिलायबिलिटी वाला मे और मे नॉट भी वाला है, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका बैच आने वाला है दिसंबर के बाद। अब देखो, पॉजिटिविज्म एंड आपका, अच्छा मुझे ये भी बता दो साथ के साथ ना, टाइम, जो लखनऊ है ना, अगर वहां पे मीन्स रहना हो तो जो वहां पर बिजली का ये आता है ना, बिल आता है, बहुत ज्यादा आता है क्या? क्योंकि गर्मी वहां पे बहुत ज्यादा है, रूम के रेंट और बिजली का बिल ज्यादा आता है वहां पे। कितना आ जाता है बिजली का बिल, ये बता दो मुझे, लखनऊ साइड का जो है, मंथ का बिजली का बिल कितना आता है? इलेक्ट्रिसिटी रेंट, जो भी लखनऊ का है वो बता दो प्लीज एक बार, इलेक्ट्रिसिटी रेंट कितना आ जाता है वहां पे पर मंथ? साल का मत बता देना आप कहीं, सिर्फ मंथ का बताना है, ठीक है? जून 24 के कमर स्टूडेंट लगी हुई है। अच्छा, हाँ गर्मी 2-3, बस रेंट बताओ, बाकी छोड़ो, गर्मी सर्दी जो भी है तो पता है मेरे को गर्मी है, ऐसे नहीं लगता मुझे बताना। रुपीज में बताओ, रुपीज में, ऐसे पता नहीं लगता मुझे यूनिट और कैसे कैसे बोल रहे हो आप। 6.5 रेट से नॉर्मल 2000 एंड विद एसी 4000 टू 5000। अच्छा ठीक है, विज्ञान मिश्रा ने ठीक बताया, विद एसी हो जाएगा आपका, एसी तो लगाना ही पड़ेगा ना, 4000 टू 5000। अच्छा, पूछ के बताऊंगी मैम। हाँ राखी मिश्रा आप हो ना साइड, हाँ बताना, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है मैम। अच्छा, ठीक है, मंथ का बिल 4000 टू 5000 आ जाता है, बहुत है। यहाँ तो देखो हमारे यहाँ आता है जी बिजली का बिल 3 या 4 मंथ बाद आता है, 100 रुपीज, 200 रुपीज, बस। शिमला में ऐसे बिजली के बिल आते हैं। वो भी 3 to 4 मंथ बाद कहीं जाके, क्योंकि फ्री है ना, 125 यूनिट तो हमारे लिए फ्री है शिमला में, तो इतना ही आता है, 100-200 रुपये आता है, और वो भी आता है 3-4 महीने बाद। इतना कम? हाँ जी, सिर्फ इतना कम। और जो तो मेरे किराएदार है ना, उनका तो अभी मार्च में आया था उनका बिजली का बिल 219 रुपए, और अभी चल रहा है आपका अक्टूबर चल रहा है, अभी तक बिजली का बिल ही नहीं आया उनका। फिर तो मैं शिमला ही आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर्दी के टाइम आ जाता है 700-800, क्योंकि हीटर जलते हैं ना उस टाइम, 700-800 आ जाता है, मतलब 500 रखो आप, 500-700-800 इतना आ जाता है सर्दियों में। गर्मियों में तो 100-200 मुश्किल से। 125 यूनिट फ्री है, पीडीएफ क्लास के बाद सेंड कर देंगे जी। चलो 5 मिनट है, अब देखते हैं किसकी कितनी कैपेसिटी है। पॉजिटिविज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल
क्वांटिटेटिव नेचर, अगर आपको ये पता है कि क्वांटिटेटिव है, इट मीन्स की ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर होगी, इट मीन्स की कहीं ना कहीं फिक्स्ड होगी, इट मीन्स की कहीं ना कहीं रिजिड होगी। इट मीन्स की कि जो पॉजिटिविज्म वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो भी नॉलेज है वो एज इट इज है, वो ट्रू नॉलेज है। ये यहाँ पे कीवर्ड रहने वाले फैक्चुअल नॉलेज या फिर ट्रू नॉलेज, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है, जो साइंस ने बोल दिया, हाँ वो ठीक है, हम उस पर विश्वास करेंगे, इतना सा है ये। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, इट्स ट्रस्ट वर्दी की जो साइंस ने बोल दिया हम विश्वास करेंगे। इन पॉजिटिविज्म स्टडी द रोल ऑफ रिसर्च इज लिमिटेड टू डाटा कलेक्शन, जो रिसर्चर का रोल है वो लिमिटेड टू डाटा कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, वो मीन्स व्याख्या नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा। यहाँ पे जो बोल दिया वो एज इट इज सही है। इज एन ऑब्जेक्टिव वे, अब देखो ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला क्वांटिटेटिव नेचर है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका फिक्स आ जाएगा, रिजिड आ जाएगा, और एज इट इज उस पर विश्वास किया जाना है। इन अदर वर्ड्स द रिसर्चर इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट एंड शी डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम पर्सनल वैल्यू ने, और क्या है कि उसकी पर्सनल वैल्यू, उसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मायने नहीं रखती, जो बोला है वो एज इट इज है। इन दिस टाइप ऑफ स्टडी रिसर्च फाइंडिंग आर यूजुअली ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफिएबल। ये कीवर्ड है जी सारे, ठीक है, बहुत फास्ट पढ़ा है। और अगस्टे कॉम ने, ये फाउंडर है पॉजिटिविज्म के, ये पूछा जा सकता है अगस्टे, ठीक है। अगस्टे कॉम, क्या बोला मैंने, फॉर्म बोला शायद मैंने, है ना। ये था एक सकारात्मक परिचय, हिंदी में तो बहुत प्यारा, सकारात्मक, वही हम सकारात्मक है, पॉजिटिविस्ट, जो बोल दिया हम एज इट इज विश्वास करेंगे, ठीक है। पॉजिटिविज्म, जो बोल दिया हम विश्वास करेंगे। सकारात्मक लोग पूरी तरह से, जो तथ्य है, जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज है। क्लियर है? और हम मानेंगे कि हाँ जो बोला है साइंस ने वो ट्रू है, वो सच है, हम उसी पे विश्वास करेंगे। क्वांटिटेटिव नेचर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मेरी भावनाएं, मेरी व्याख्यान यहाँ पे यूज नहीं होगा, मैं नहीं व्याख्या करूंगा, मैं नहीं इंटरप्रिटेशन करूंगा, मैं नहीं अपनी फीलिंग्स को रखूंगा, मैं नहीं अपने इमोशंस को रखूंगा, मैं नहीं अपनी नॉलेज को बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स मैं अपने दिमाग का यूज नहीं करूंगा, जो बोला है वो बोला है, बस उसको एज इट इज पढ़ूंगा, ठीक है। क्लियर है? पॉजिटिविज्म, अगस्ते कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी है, क्या है ये, कहाँ दिया है इसका हिंदी में। एक दर्शन के प्रत्यक्ष इस दृष्टिकोण का पालन की गई तथा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, विश्वसनीय प्रत्यक्षवाद अध्ययन में शोधकर्ता की नाम ही नहीं दिया क्या मेरे पास, यहाँ पे नहीं दिया नाम, अगस्त थे, ठीक है। ये याद कर लेना है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, जहां पे आपको पता है पोस्ट लग गया, पोस्ट का मतलब ही क्या होता है, ऑपोजिट, पता है कि नहीं पता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, मीन्स की जो पॉजिटिविज्म है उसके ऑपोजिट। ये बोलते हैं रिजेक्ट द पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये आगे जी क्वालिटेटिव, कहीं ना कहीं ये क्वालिटेटिव नेचर के लोग आगे ये बोलते हैं रिजेक्ट द पॉजिटिविस्ट अप्रोच दैट रिसर्चर कैन बी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। ये बोल रहा है कि रिसर्चर जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, ऐसे ही मत, हम नहीं विश्वास करेंगे ऑफ द सोशल वर्ड, हम नहीं विश्वास करेंगे, हम जांचेंगे परखेंगे कि हाँ जो साइंस ने बोला है क्या वो सही है कि नहीं सही है, हम इंटरप्रेट करेंगे उसको, हम व्याख्या करेंगे क्या सही है जो साइंस बोल रही है, हम तभी विश्वास करेंगे, हम अपनी नॉलेज का भी यहाँ पर यूज करेंगे, हम जांचेंगे परखेंगे, मीन्स रैशनल थिंकिंग हो जाएगी ये, कहीं ना कहीं हम सोच समझ के विश्वास करेंगे, ऐसे ही नहीं कि जो बोला और उस पर विश्वास कर दिया। क्लियर है सभी को? पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट आइडिया, अब ये हो गए जी आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग, and even the particular identity a researcher influence what they observe and therefore impact on what they conclude. Post positivism pursue objective answer by attempting to recognize and work with such bias with the theories and knowledge of theorist। ये बोलते हैं कि बाइजनेस यहाँ पे पक्षपात है कि हाँ हम तो भाई हम तो करेंगे जांच पड़ताल करेंगे पूरी तरह से कि जो साइंस ने बोला है क्या वो सच में सही है कि गलत है, ठीक है, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे यहाँ पे। ये बोलते जी मैम सॉरी दूर आना पड़ता क्लास के लिए, लॉक का नियम में रहता हूँ, नेटवर्क बहुत कम आता है समझ नहीं आता तो बहुत कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो चौधरी जी सम टाइम ना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कोई बात नहीं रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, ओके। पढ़ना जरूरी है, बस आपको समझ आनी चाहिए चीजें, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो। नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम है, इनको नेटवर्क वालों को पकड़ के इनको जेल में ना डाल दिया जाए, भाई हमें पढ़ने दो, हमारे लिए नेटवर्क प्रोवाइड करवाओ, करें इनका कुछ फिर। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये बता दिया। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिविटी नेसेसिटी स्टडी ऑफ वेरिएबल, ये पढ़ लेना खुद से, ठीक है।
इंपॉर्टेंट बताने वाली जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये है जी आपका एग्जाम में जो पूछे जाना। इम्प्रीसिज्म की बात की जाएगी आपकी अगर, तो वो हो जाएगा पॉजिटिविज्म, ठीक है। और अगर आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात की जाएगी, कोर आइडिया वॉज फॉल्टी, ठीक है। अनुभववाद जिसमें अवलोकन और माप शामिल थे, प्रत्यक्षवाद का मूल था, इंपॉर्टेंट है। इम्प्रीसिज्म पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि जो आपका इम्प्रीसिज्म है ये आपका पॉजिटिविस्ट में आता है कि आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट में आता है, तो आपका राइट आंसर होगा ये आपका पॉजिटिविस्ट में आता है, पॉजिटिविज्म में आता है। क्लियर है। और जो आपका पक्ष प्रत्यक्षवाद ने बताया कि यह मूल, ये तो दोषपूर्ण हो गया कि हाँ जरूरी नहीं कि सारे आइडिया जो है और जो जितनी भी हमारे पास थ्योरी आई है वो सारी की सारी सच हो। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले तो अपना दिमाग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए रियलिस्टिक्स एंड क्रिटिकल रियलिस्टिक्स, पॉजिटिविस्ट आर रियलिस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविज्म आर क्रिटिकल रियलिस्टिक। अगर मैं इसकी रियलिस्टिक की बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात को। रियलिस्टिक होगा, ये है बॉटल, ठीक है। आपने क्या सोचा कि ये बॉटल है, इट मीन्स कि इसमें पानी है, पानी की बॉटल नजर आ रही है, आपने बोला कि इसमें पानी ही होगा, ठीक है। जो आपको नजर आ रहा है आपने एज इट इज विश्वास कर लिया, जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है आपने एज इट इज विश्वास कर लिया, ये हो गया आपका रियलिस्टिक। जो पॉजिटिविज्म वाले हैं वो एज इट इज विश्वास कर लेते हैं, जो दिख रहा है वही सही है। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलते हैं कि ये पानी की बोतल दिख रही है, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि इसको निकालो, इसको पियो, इसको टेस्ट करो, क्या सच में ये पानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्प्रिट है, ये स्प्रिट भी पानी जैसा दिखता है, और क्या दिखता है पानी जैसा, ड्रिंक भी तो है एक, वो पानी जैसी दिखती है, उसको कौन सी ड्रिंक बोलते हैं मुझे नहीं पता, होती है ना एक ड्रिंक होती है वो पानी जैसी दिखती है। तो कई जो ड्रिंक करने वाले होंगे उन्होंने पानी की बोतल में डाल दी होगी वो ड्रिंक, दिखती तो पानी जैसी, किसको क्या पता ड्रिंक है कि क्या। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बियर, बियर नहीं, वो होती है एक ड्रिंक, मुझे नहीं पता, सोडा बोलते हैं उसको, अल्कोहल होता है जो वो पानी की तरह दिखता है, वो सेम व्हाइट वाइन, पता पता नहीं मुझे, ठीक है। तो पानी की बोतल में डालकर, एक शराबी है, ठीक है, उसने पानी की बोतल में वो डाल दी ड्रिंक। अब हमें देखने वाले को तो लगेगा भाई पानी पी रहा, तो पॉजिटिविस्ट हो जाएंगे, पोस्ट पॉजिटिविस्ट हो जाएंगे, चेक करो पानी है कि कहीं दारू तो नहीं रखी इस बंदे ने, सोडा वाटर, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब अगर ओनली रियलिस्टिक की बात करेगा कि जो दिख रहा है उस पर एज इट इज विश्वास करना, तो वो हो जाएगा पॉजिटिविज्म। और अगर क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब पता ही आपको, क्रिटिकल मैंने बताया भी कई बार, रैशनल, क्रिटिकल, लॉजिकल, ये सारी चीजें बताई हुई मैंने आपको, ठीक है। क्रिटिकल, रैशनल और लॉजिकल, ये सारी चीजें बताई। क्रिटिकल का मतलब होता है कि भाई जांच पड़ताल करना ढंग से, ठीक है, जांच पड़ताल करनी है ढंग से, खुद खुद छू के देखूंगा, पी के देखूंगा, टेस्ट करके देखूंगा, तब बताऊंगा कि पानी है कि क्या है ये, ठीक है। ओके, तो क्रिटिकल रियलिस्टिक आ जाएगा हमेशा पोस्ट पॉजिटिविज्म में, यहाँ से क्वेश्चन बना इसलिए बताया ये। रियलिस्टिक की बात होगी, इम्प्रीसिज्म की बात होगी, तो हो जाएगा आपका पॉजिटिविस्ट। क्रिटिकल रियलिस्टिक की बात हो जाएगी और फॉल्टी आइडियाज की बात हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट। क्लियर है सभी को। देखो, अनरेवल द ट्रूथ मीन्स की ट्रू नॉलेज पे विश्वास करेंगे ये, जो भी इनको दिख रहा है। हाउएवर पोस्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट इम्पॉसिबल एज देयर आर एरर इन ऑल साइंटिफिक, ये बोलते हैं कि भाई इम्पॉसिबल है कि एरर होते ही होते हैं, ये बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड्स है ना उसमें एरर हो सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबल है कि ना एरर हो। बट पॉजिटिविस्ट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो है बस वो ट्रू नॉलेज है, एरर नहीं होगा यहाँ पे, एरर नहीं हो सकता यहाँ पे, ये बोलते हैं ये। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं कि एरर हो सकता है, जैसे कि रियलिस्टिक कि जो दिख रहा है उस पर विश्वास कर लिया, बट पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोल सकते हैं नहीं, एरर हो सकता है, जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही होगा। तो यही बात यहाँ पे कहीं ना कहीं उठ के आई है, ये 2 पॉइंट में इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि विज्ञान का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना है। टाइम हो गया है आपका। और हालांकि उत्तर प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि यह असंभव है क्योंकि सभी वैज्ञानिक तरीकों में त्रुटियां हैं, यहाँ पे एरर हो सकता है जी। और ये बोलते हैं पॉजिटिविज्म वाले एरर नहीं हो सकता, मीन्स ट्रू नॉलेज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल दिया है बॉटल का, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखो ऑब्जेक्टिव वाला, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, क्वांटिटेटिव नेचर है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होकर, यहाँ पे बाइजनेस आ रहा है, इट मीन्स की क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव में बाइजनेस आता है, ठीक है।
ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी, ये पीडीएफ दे दी है मैंने आपको। एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज, एक्सियोलॉजी वैल्यू ऑफ, ये ना एज इट इज ये उठ के आया था। एक्सियोलॉजी वैल्यूज, ठीक है, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आया था। एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज, ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी, एज इट इज उठ के आया। मेथोडोलॉजी हाउ टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च, ये पीडीएफ दे दी आप लोगों को, पढ़ी ली होगी आप लोगों ने, ठीक है। बाकी ये मुझे बताना था, इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, और एक्सोलॉजी वैल्यू, और आपका एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, अगर एक एक लाइन भी आती है तो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करिए, कल करेंगे हाइपोथेसिस। हमारा कंप्लीट होता है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, पोस्ट पॉजिटिविज्म और आपका पॉजिटिविज्म। मेरी तो पूरी क्लास में नेटवर्क इशू रहा। परमदीप जी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। हाँ, नो प्लेस फॉर एरर, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। वेरी गुड मोहम्मद जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखें सभी। ओके जी, बाय बाय। मिलते हैं कल 7 PM, और अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज कैसे निकली पक्का, बस अभी यही काम करना मैंने, पीडीएफ सेंड करने का। आई लव यू टू राखी बिश्रा जी, सभी को। ठीक है, बाय बाय।